वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये हमारी क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ गोइंग टू बी ऑन दी बाल्कन नेशंस। तो टॉपिक को समझते हैं और शुरू करते हैं मैप वर्क से। तो दिस इज़ द प्रेजेंट डे मैप ऑफ यूरोप। ये आज का मैप है यूरोप का। तो यूरोप का ये वाला जो रीजन आ जाता है, ये जो कंट्रीज़ आ जाती हैं, इन्हें बोला जाता है बाल्कन नेशंस। बेसिकली इन्हें बाल्कन नेशंस क्यों बोला जाता है, इसे देख लेते हैं। यहाँ पे बाल्कन माउंटेन रेंजेस आती हैं, जिन बाल्कन माउंटेन रेंजेस के वजह से इस पूरे पेनिनसुला को बाल्कन पेनिनसुला बोला जाता है, बाल्कन रीजन बोला जाता है, और इन कंट्रीज़ को बाल्कन कंट्रीज़ बोला जाता है। ये छोटी छोटी सी कंट्रीज़ हैं एंड ऑलमोस्ट 11 से 12 कंट्रीज़ इस पूरे बाल्कन पेनिनसुला के अंदर आती है। अब हमें अपने चैप्टर के अंदर ये बाल्कन रीजन के बारे में क्या पढ़ना है, क्या देखना है, उसे ज़रा समझ लेते हैं, और कौन से टाइम पीरियड का इतिहास हम लोग देखने वाले हैं इन बाल्कन नेशंस के रिलेशन में, उसे थोड़ा समझ लेते हैं। तो मूविंग अहेड, बेसिकली हम लोग इस चैप्टर के अंदर 1800 के बाद ये बाल्कन रीजन के अंदर क्या चेंजेस आते हैं उसे देखने वाले हैं। बहुत थोड़ा सा ही चैप्टर में बाल्कन नेशंस का टॉपिक दे रखा है, तो उसे 1815 के मैप से समझने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज़ द मैप ऑफ 1815 यूरोप का आफ्टर द बैटल ऑफ वाटरलू। जो नेपोलियन बैटल ऑफ वाटरलू हार गया था, उसके बाद यूरोप में जो टेरिटोरियल चेंजेस आते हैं, जो चेंजेस आते हैं, ये उसका मैप है। तो अगर हम लोग ये बाल्कन रीजन को देखें, जो यहाँ पे हमारा ये बाल्कन रीजन आ जाता है, ये पूरा का पूरा इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। ये ऑटोमन एम्पायर आज के टाइम पे इज द मॉडर्न डे टर्की, एंड एक टाइम पीरियड में दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर्स में से ये एक था, ऑटोमन एम्पायर। ऑलमोस्ट 600 साल तक ऑटोमन एम्पायर का रूल रहता है, एंड कंप्लीट इस पूरे रीजन के अंदर ऑटोमन एम्पायर का रूल रहता है। जो ये ग्रीन कलर से एरिया मार्क्ड है, एरिया शेडेड है। तो 1800 के बाद इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर नेशनलिज्म की भावना जो है वो बढ़ना, फैलना चालू हो जाती है, डेवलप होना चालू हो जाती है। 1800 के बाद हमने देखा था कि पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर एक अलग ही नेशनलिज्म की लहर चल रही थी, नेशनलिज्म की हवा चल रही थी। तो सेम वो नेशनलिज्म की स्पिरिट यहाँ पे भी आती है, इस रीजन में भी आती है। एंड इस नेशनलिज्म की स्पिरिट के तहत यहाँ पे जो छोटे छोटे अलग अलग एथनिक ग्रुप्स होते हैं, एथनिक ग्रुप्स का मतलब ये जो यहाँ पे बहुत ही अलग अलग लोग रहते थे, अलग रीजनल डाइवर्सिटी थी यहाँ पे। एंड ये जो अलग अलग रीजनल ग्रुप्स थे यहाँ पे, ये सब अपने अलग देश की फॉर्मेशन की डिमांड करना चालू कर देते हैं, एंड ऑटोमन एम्पायर से इंडिपेंडेंस की अपनी लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी में यहाँ पे आई एम गोइंग टू क्लियर इट, तो इसी में यहाँ पे ये कंट्री आ जाती है ग्रीस। तो यहाँ पे ग्रीस में भी इंडिपेंडेंस का मूवमेंट चालू हो जाता है, स्पेशली आफ्टर 1820 अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर। तो ग्रीस के बारे में भी चैप्टर के अंदर बहुत थोड़ा सा दे रखा है, उसे अभी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो ग्रीस की अगर मैं बात करूँ तो इट्स काफ़ी पुराना देश, काफ़ी पुरानी सिविलाइजेशन ग्रीस की रह चुकी है, एक सुनहरा इतिहास ग्रीस का रह चुका है। तो इट केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर 15th सेंचुरी के आसपास जाके, और लगभग 350 से 400 साल तक ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में ग्रीस रहता है। तो 1821 के बाद यहाँ पे इंडिपेंडेंस के मूवमेंट की शुरुआत होती है, एंड फाइनली इन 1832 ग्रीस जो है ऑटोमन एम्पायर से इंडिपेंडेंट हो जाता है, अपनी इंडिपेंडेंस गेन कर लेता है। एंड कौन सी ट्रीटी साइन होती है इन दोनों के बीच में? इट वाज द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। अब ये कॉन्स्टेंटिनोपल क्या आ जाता है, इसे देख लेते हैं। यहाँ पे इस्तांबुल एक शहर है जो प्रेजेंट डे मॉडर्न टर्की का शहर है। ये इस्तांबुल शहर पुराने टाइम पीरियड में वाज अ वेरी फेमस सिटी नोन एज कॉन्स्टेंटिनोपल। इस कॉन्स्टेंटिनोपल जो था ये 330 AD के आसपास बना था, एंड पहले ये क्रिश्चियंस के कंट्रोल में था। 1453 में इट केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर इस पे कब्जा कर लेता है और इसका नाम चेंज करके इस्तांबुल रख देता है। वेरी एंशिएंट सिटी, वेरी फेमस सिटी ऑफ द वर्ल्ड। टर्की लोग घूमने जाते हैं तो इस्तांबुल को एंड कॉन्स्टेंटिनोपल को ज़रूर से देख कर आते हैं, वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल साइट्स को ज़रूर से देख कर आते हैं। एक टाइम पे दुनिया का सबसे रिचेस्ट शहर में से एक था, वन ऑफ द बिगेस्ट अर्बन सेंटर्स में से दुनिया का एक था कॉन्स्टेंटिनोपल। तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में साइन होती है। तो ग्रीस के बारे में अगर पूछ लिया जाता है तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है, क्या याद रखना है हम लोगों को ग्रीस के बारे में अगर पूछ लिया जाए कि भैया ग्रीस विच हैड बीन पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी स्ट्रगल्ड फॉर इंडिपेंडेंस। तो 15th सेंचुरी से ग्रीस जो था वो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था।
15th सेंचुरी से ग्रीस वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। अब ये 15 सेंचुरीज वगैरह में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बेसिकली 15th सेंचुरी इज बिटवीन 1400 से 1500 के बीच का जो टाइम पीरियड है, तो उसे 15th सेंचुरी बोला गया है। एंड ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, पब्लिक ओपिनियन वॉज मोबिलाइज्ड, एंड यहाँ पे ग्रीस में इंडिपेंडेंस की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। ये वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, इटली, जर्मनी, इन कंट्रीज से, जर्मन रीजन, उस समय जर्मनी वॉज नॉट फॉर्म्ड एज अ नेशन, तो इन देशों से ग्रीस को सपोर्ट मिलना चालू हो जाती है। एंड इसी सपोर्ट में बहुत सारे वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस में से लोग जो हैं ग्रीस की इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ने के लिए ग्रीस में जाते भी हैं। उनमें से एक थे लॉर्ड बायरन, ही वॉज एन इंग्लिश पोएट, इंग्लैंड से थे ये, बट ही डाइड देयर इन 1824 में ड्यू टू फीवर, इनकी डेथ हो जाती है। फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 से ग्रीस जो है इट गॉट इट्स इंडिपेंडेंस एंड इट वॉज रिकग्नाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ऑटोमन एम्पायर से ये अलग हो जाता है और इंडिपेंडेंट देश बन जाता है। तो ग्रीस का हमारे चैप्टर के अंदर सिर्फ इतना ही दे रखा है, इतना ही हम लोगों को याद रखना है, इससे ज़्यादा हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मूविंग अहेड, ग्रीस के नेशनलिज्म की स्पिरिट, ग्रीस के इंडिपेंडेंस की लड़ाई को देखते हुए बाकी जो हमारे फिर बाल्कन नेशंस होते हैं, बाकी बाल्कन नेशंस यानी कि ये वाले जो बाल्कन नेशंस है, दिस इज़ द प्रेजेंट डे मैप, ये रोमेनिया हो गया, आपका सर्बिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, मैसेडोनिया हो गया, अल्बेनिया हो गया, आपका यहाँ पे मॉन्टेनीग्रो हो गया, क्रोएशिया हो गया, स्लोवेनिया हो गया, ये सारे बाल्कन नेशंस जो हैं इनके अंदर भी नेशनलिज्म की एक स्पिरिट, एक आंख और ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। एंड स्पेशली आफ्टर 1850 ये सारे छोटे छोटे देश धीरे धीरे करके ऑटोमन एम्पायर से इंडिपेंडेंट होना चालू हो जाते हैं, अपने अलग देश बनाना चालू कर देते हैं। फाइनली बाय 1912 1913 ऑलमोस्ट ये सारे देश ऑटोमन एम्पायर से अलग हो जाते हैं और अपने इंडिपेंडेंट नेशंस क्रिएट कर लेते हैं ड्यू टू द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म जो एक इनके अंदर बढ़ रही थी, उसके वजह से दे वर एबल टू क्रिएट देयर ओन नेशन स्टेट्स बाय 1912 1913 तक आते आते। तो इस टॉपिक में ये टॉपिक आ जाता है, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं जब बाल्कन नेशंस का टॉपिक पूछा जाता है। तो हमें इसमें समझने वाली और याद करने वाली क्या चीज़ें हैं, हमें ये याद रखना है कि ये जो बाल्कन नेशंस थे इसके अंदर ये देशों के जो नाम हैं, इन कंट्रीज़ के नाम हमें याद रखने हैं। हम सारी कंट्रीज़ के नाम अगर याद नहीं रख सकते तो एटलीस्ट 3 to 4 4 to 5 कंट्रीज़ के नाम अपने याद कर लेना और उन्हें अपने आंसर के अंदर लिख देना। मोर ओवर यहाँ पे बहुत ज़्यादा एथनिक वेरिएशन थे, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे, अलग अलग लोग थे, उनका खान पान अलग था, भाषाएं अलग थी, कल्चर अलग था, ट्रेडिशंस अलग थे। साथ ही साथ यहाँ पे भी नेशनलिज्म की स्पिरिट जो थी वो बढ़ना स्टार्ट हो गई एंड धीरे धीरे ये बाल्कन कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट हो गई। और इंडिपेंडेंट होने के बाद अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई कि ये देश जो थे छोटे छोटे, नए नए देश बने, छोटे छोटे देश बने, अब ये आपस में ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जेलसी रखते थे, आपस में ही एक दूसरे से इन्होंने लड़ना स्टार्ट कर दिया, कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में आपस में होना स्टार्ट हो गई, अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन की भावना इनके अंदर बढ़ना स्टार्ट हो गई। एंड धीरे धीरे जो फिर बड़ी यूरोपियन पावर्स थी, जो वेस्टर्न यूरोपियन पावरफुल कंट्रीज थी, उन्होंने इनके इंटरनल मैटर्स में अपनी दखल अंदाजी करना चालू कर दी। एंड इसके वजह से 1914 तक आते आते यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हो जाती है। अब इसे थोड़ा मैप वर्क से समझ लेते हैं, इस कहानी को जितनी भी है इसे समझ ले, यही कहानी तुम लोगों को अपने आंसर के अंदर भी लिखनी है, दैट इज व्हाट यू नीड टू राइट इट डाउन। अब इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं मैप वर्क से। नाउ दीज आर 2 मैप्स, दोनों के दोनों मैप्स को अगर देखा जाए तो ये यूरोप का मैप है बिफोर वर्ल्ड वॉर 1, लिखा है यहाँ पे यूरोप प्री वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले का ये यूरोप का मैप है। और इस मैप को अगर हम लोग देखें तो बाय 1912 तक आते आते ये अलग अलग छोटे छोटे यहाँ पे देश जो थे ये बन गए थे, यानी कि ये ऑटोमन एम्पायर से इंडिपेंडेंट हो चुके थे, अलग अलग देश बन गए थे। यहाँ पे सर्बिया बन चुका था, बुल्गारिया बन गया, अल्बेनिया बन गया, ग्रीस 1832 में ही बन गया था, अभी हमने देखा भी था, रोमेनिया यहाँ पे बन गया था। तो ये लोग बेसिकली ऑटोमन एम्पायर से टूट के अलग हो चुके थे। ये दिखाता भी था कि ऑटोमन एम्पायर जो इतने सालों से एक पावरफुल एम्पायर था वो भी अब अपने कगार पे आ चुका था, ढलान पे आ चुका था, वो भी अब टूटने की कगार पे आ चुका था, खत्म होने की कगार पे आ चुका था। तो अब ये देश जो थे आपस में तो ये लड़ते ही रहते थे। अब ये जो बड़े पावरफुल देश थे, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, यहाँ पे ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर, इटली, यहाँ पे रशिया हो गया, इन्होंने भी इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में
इंटरफेरेंस करना चालू कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल भारत और चाइना के बीच में नेपाल इज़ अ स्मॉल कंट्री, तो कहीं ना कहीं इंडिया कोशिश करता है कि नेपाल में पूरी इन्फ्लुएंस इंडिया की रहे, चाइना दूसरी तरफ कोशिश करता है कि नेपाल में पूरी की पूरी इन्फ्लुएंस जो है वो चाइना की रहे। इसी प्रकार इन देशों ने भी अपनी इन्फ्लुएंस इन देशों में, छोटी कंट्रीज़ में इंटरफेरेंस करना चालू कर दिया, इनके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस करना चालू कर दिया। इसके पीछे का रीज़न क्या है? अगर इस टॉपिक की हेडिंग को देखें तो दैट इज़ नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। एक वर्ड आ जाता है इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म को तो हम समझ चुके हैं कि भैया देशभक्ति की भावना, राष्ट्रवाद की भावना, उसे नेशनलिज्म बोला जाता है। तो ये इंपीरियलिज्म क्या होता है? व्हाट इज दिस इंपीरियलिज्म? इसे समझ लेते हैं। जब राष्ट्रवाद की भावना, नेशनलिज्म की भावना इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि अब आपको अपने देश के अलावा बाकी सारे देश छोटे दिखना चालू हो जाएं और आप पूरी दुनिया में एक तरीके से सिर्फ अपने ही देश को सबसे पावरफुल करना चाहते हो और बाकी सारे देशों को अपने कंट्रोल में लाना चाहते हो, तो ऐसी भावना को बोलते हैं इंपीरियलिज्म की भावना। जैसे प्रेजेंट डे में चाइना के अंदर है, चाइना इज़ अ पावरफुल कंट्री, इज़ बिकमिंग पावरफुल डे बाय डे, तो वो अपने उसकी नेबरिंग जितनी भी छोटी कंट्रीज़ हैं उनको कहीं ना कहीं अपनी ही इन्फ्लुएंस में और उन्हें दबाने की कोशिश में लगा रहता है। अब वो चाहे मिलिट्री के दम पे दबाने की कोशिश हो या फिर इकोनॉमिक वॉरफेयर के तरीके से दबाने की कोशिश हो या उनके पॉलिटिकल सिचुएशन में इंटरफेरेंस करके दबाने की कोशिश हो, तो ऐसी स्पिरिट को बोलते हैं इंपीरियलिज्म की स्पिरिट। यही इंपीरियलिज्म की स्पिरिट जो है वो फ्रांस के अंदर आ गई थी, ग्रेट ब्रिटेन में आ गई थी, जर्मनी में आ गई थी, रशिया में आ गई थी, इटली में भी आ गई थी, इसी वजह से स्पेन के अंदर भी थी। इसी वजह से ये जो पावरफुल यूरोपियन कंट्रीज होते हैं आफ्टर 1800 पूरी दुनिया पे अपनी अपनी कॉलोनीज बनाना क्रिएट चालू कर देते हैं। जैसे ब्रिटेन ने तो भारत को ही अपनी कॉलोनी बना दिया था। तो टेक्निकली किसी वीकर कंट्री या छोटे देश की इकोनॉमिक रिसोर्सेज, उसकी पॉलिटिकल रिसोर्सेज और उसकी पूरी सॉवर्निटी पे कब्जा करना, ऐसी भावना को इंपीरियलिज्म की स्पिरिट बोलते हैं। तो 1850 के बाद जब ये इंपीरियलिज्म की भावना इनके अंदर इतनी ज़्यादा बढ़ गई, स्पेशली आफ्टर 1800, तो इन्होंने इन देशों में भी इंटरफेरेंस करना चालू कर दिया। यही इंपीरियलिज्म की स्पिरिट होती है जो वर्ल्ड वॉर 1 को करवाएगी। पहली बार मॉडर्न वॉरफेयर में इतनी ज़्यादा मैकेनाइज्ड युद्ध की शुरुआत होती है, एरोप्लेन्स की शुरुआत होती है, टैंक्स का इस्तेमाल किया जाता है, और जितना डिस्ट्रक्शन इन 4 साल में हुआ था उससे पहले कभी नहीं हुआ किसी भी ऐसे युद्ध के अंदर। तो होता क्या है, अब थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत कैसे होती है, इसे मैं क्लियर कर देता हूं। तो सर्बिया जो है यहाँ पे ये देश, ये ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर, हैब्सबर्ग एम्पायर वाज रूलिंग हियर। तो इनके एक प्रिंस को असैसिनेट कर देता है, उसे मार देता है। तो इसके बाद इन दोनों देशों के बीच में युद्ध की शुरुआत होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, हो जाते हैं। जर्मनी जो है वो ऑस्ट्रिया की सपोर्ट में आता है, रशिया सर्बिया की सपोर्ट में आता है। तो जब रशिया सर्बिया की सपोर्ट में आता है तो फ्रांस अपनी सपोर्ट रशिया को दे देता है, दूसरी तरफ ग्रेट ब्रिटेन अपनी सपोर्ट फ्रांस को दे देता है। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे देश जो हैं वो युद्ध के अंदर कूद जाते हैं। किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि ये जो युद्ध है, सबको ये लग रहा था कि बस 3-4 महीने के अंदर ये युद्ध होगा, सब अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड करेंगे और उसके बाद ये युद्ध खत्म हो जाएगा। बट दिस युद्ध, ये वाला जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, ये 1914 से 1918 तक खिंचता है। 4 साल ये युद्ध चलता है जस्ट बिकॉज, और इस 4 साल में जितना डिस्ट्रक्शन होता है दैट वाज ऑन अ मैसिव लेवल, जस्ट बिकॉज वो जो स्पिरिट थी नेशनलिज्म की वो इंपीरियलिज्म में कन्वर्ट हो चुकी थी। एंड यही इंपीरियलिज्म की स्पिरिट आगे जाके जर्मनी में फिर से आएगी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा 1913 से 1945। हिटलर जब ये नेशनलिज्म की भावना जर्मन्स के अंदर इंपीरियलिज्म में कन्वर्ट कर देगा और जर्मनी बाकी देशों पर कब्जा करना चालू कर देगा। तो ये है टॉपिक नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म का, ये है टॉपिक बाल्कन्स का। तो इस टॉपिक से अगर रिलेशन में कुछ भी पूछ लिया जाता है तो बाल्कन नेशंस का नाम लिख दिया जाए, उनके बारे में ये जो कहानी मैंने बताई है ये लिख दिया जाए। अगर अलग से ग्रीस का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो ग्रीस में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, लॉर्ड बायरन का नाम अगर आ जाता है एमसीक्यू वगैरह में तो वो याद होना चाहिए। लॉर्ड बायरन वॉज एन इंग्लिशमैन, कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ही पार्टिसिपेटेड इन द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये छोटा सा टॉपिक है, इतना ही हमें याद रखना है। अगर इस मैप को एंड में जाते जाते एक चीज़ और दिखा देता हूँ, तो ये मैप है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले का, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फिर क्या चेंजेस आते हैं यूरोप के मैप में, वो मैप ये है कि आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अगर देखोगे तो ये ऑटोमन एम्पायर जो है ये अब टूट चुका है, ये ख़त्म हो चुका है। एंड इसकी जगह पे, ऑटोमन एम्पायर की जगह पे टर्की यहाँ पे बन चुका है। पहले ऑटोमन एम्पायर था, अब टर्की बन चुका है, और बाकी इसकी जो इन्फ्लुएंस थी ऑटोमन एम्पायर की इन सारे देशों पे से वो कंप्लीटली खत्म हो चुकी है, नए देश यहाँ पे फॉर्म हो चुके हैं। तो ये बाउंड्री की डिप चेंजेस आए। अगर देखो तो ऑस्ट्रेलियन हंगेरियन एम्पायर भी टूट के यहाँ पे छोटा सा ऑस्ट्रिया रह गया है। तो चेंजेस जो यूरोप के अंदर आए वो हम लोग देख सकते हैं आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो दैट इज ऑल इन दिस टॉपिक।
थैंक यू सो मच।